हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है शिवम और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले इसमें बताया गया है, भाई इंट्रोडक्शन दे रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती क्या है उसके बारे में बता रहे हैं सबसे पहले। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फार्मास्यूटिकल से हम सबको पता है भाई दवाइयों से रिलेटेड जो केमिस्ट्री है, ठीक है, इज द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की एक शाखा है दैट डील्स विद, जो क्या जिस किसके बारे में बात करती है भाई, ड्रग की डिस्कवरी के बारे में बात करती है, फॉर्मुलेशन की डिजाइन के बारे में बात करती है, ड्रग के सिंथेसिस की ड्रग बनते कैसे हैं उसके बारे में बात करती है, आइडेंटिफिकेशन मतलब भाई ये बताती है, केमिकल टेस्ट लगाते हैं हम, ठीक है, हमारे सैंपल्स पर, उससे हम एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई ये कौन सा ड्रग है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी आइडेंटिफिकेशन की बात की जा रही है। जैसे हम सब ने देखा है कि ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री ड्रग्स ले जाए जाते हैं इलीगली, ठीक है। तो क्या होता है, एयरपोर्ट पे कभी सिक्योरिटी चेक उनको पकड़ लेती है, ठीक है, फिर उनके पास से उनको वो ड्रग्स मिल जाते हैं। अब वो ड्रग्स जो मिले हैं उसका प्रूफ क्या है कि भाई सच में ये ड्रग्स हैं। तो क्या करते हैं भाई, वो जो एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी है उधर पुलिस है जो, वो क्या करती है उस पे टेस्ट लगाती है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लगाती है। वो क्या होता है उस आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में, भाई वो जो ड्रग है, जो सैंपल उन्होंने वहां से लिया है, उसके ऊपर दूसरे केमिकल्स डाल के उनका रिएक्शन करवाती है, ठीक है। फिर जो रिजल्ट आता है उससे वो देखती है कि हाँ भाई ये चीज है कि नहीं है। ऐसा ही होता है, ठीक है ना। एनालिसिस होता है भाई कि कितना प्योर ड्रग आपको मिला है। अगर आप फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, एनालिसिस करेंगे आप उसमें कि भाई कितना ड्रग प्योर है, 95% प्योर है, 96% प्योर है, ठीक है। तो प्योरिटी, क्वालिटी उससे पता चल जाएगी हमको। क्वालिटी कंट्रोल में भी ये बहुत यूज आता है, ठीक है। एंड प्रॉपर यूज ऑफ ड्रग्स, कि भाई ड्रग्स का प्रॉपर यूज किया जा सके, इसीलिए ये सब चीजें ये बताती है। तो फाइनली ये क्या बोलेंगे भाई, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री साइंस की एक शाखा है जो क्या काम करती है भाई, ड्रग की डिस्कवरी का, डिजाइन का, सिंथेसिस का, आइडेंटिफिकेशन का, एनालिसिस का, क्वालिटी कंट्रोल का और प्रॉपर यूज ड्रग्स का, उसके बारे में बात करती है भाई फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, इट कंबाइंस केमिस्ट्री। केमिस्ट्री अपना रसायन विज्ञान है जो, वो क्या क्या करती है, ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हमारी जो नॉर्मल केमिस्ट्री है उसको बायोलॉजी और फार्मिक के साथ क्या करती है, कंबाइन करती है, टू एंश्योर मेडिसिन आर सेफ, इफेक्टिव एंड ऑफ हाई क्वालिटी, ठीक है। क्या है भाई, इससे क्या होगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फार्मेसी को एक साथ लाने से क्या होगा भाई, जो हमारी मेडिसिन बनेंगी वो सेफ बनेंगी, इफेक्टिव बनेंगी और हाई क्वालिटी की बनेंगी, ठीक है। अब जैसे हम ड्रग्स के बारे में जानते हैं, ठीक है, तो हर ड्रग का क्या है भाई, केमिकल स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। तो वो क्या होगा, अलग रिसेप्टर पर बाइंड करेगा। अब जैसे हम माने कि भाई हर ताला है, जैसे ताला है तो हर ताले की कैसी है, अलग चाबी होती है। वैसे ही क्या होता है, जो हमारा ड्रग है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अलग होता है। तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, उसी के कारण वो रिसेप्टर पर बाइंड करता है, ठीक है ना। तो क्या बात होगी भाई, देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारे ड्रग का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारे ड्रग का स्ट्रक्चर है और ये हमारे रिसेप्टर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अभी हम देखें कि ये जो हमारा ड्रग है ये हमारा रिसेप्टर है, तो ये क्या होगा भाई, यहां पर आराम से बाइंड कर जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपस में फिट हो जाएंगे ये। तो क्या हो गया भाई, बाइंडिंग हो गई। तो इसके बारे में बात कौन करेगा, इसके बारे में बात करती है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक है ना। अब देखें कि भाई जैसे ये हमारा रिसेप्टर है, ठीक है, और ये हमारा ड्रग है एक, ये क्या है, ड्रग 1, ठीक है, और एक हमारा है ये ड्रग, ठीक है, ड्रग 2। अब हम सबको पता है ये रिसेप्टर है हमारा। अब भाई, अब क्या, अब हमको है कि हमारे तो दो ड्रग आ गए भाई हमारे पास, ठीक है। तो अब हम कहेंगे कि हमारे रिसेप्टर पर कौन अच्छे से बाइंड करेगा, ड्रग 1 अच्छे से बाइंड करेगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर है ऐसा कि ये इस पे बाइंड करेगा आराम से, ठीक है ना, आपस में फिट हो जाएंगे दोनों, ठीक है। तो इसके बारे में बात कौन करेगा, इसके स्ट्रक्चर को सारा एनालिसिस करके, स्ट्रक्चर स्टडी करके कौन बताएगा कि किस रिसेप्टर पर कौन सा ड्रग बाइंड करेगा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बताएगी, ठीक है ना। तो आगे हम देखें,
अब बोला है भाई स्कोप क्या है, आगे क्या इसके बारे में हम कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या क्या कर सकती है। ठीक है, देखिए स्कोप क्या है भाई, इसका स्कोप है सबसे पहले क्या है भाई, ड्रग डिस्कवरी, नया ड्रग डिस्कवर कर सकते हैं। ठीक है, ड्रग डिजाइन कर सकते हैं, नया ड्रग बना सकते हैं, स्पेसिफिक टारगेट रिसेप्टर को दिमाग में रखते हुए क्या कर सकते हैं, नया ड्रग डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ मेडिसिनल कंपाउंड्स बनाने हैं, क्रूड ड्रग है, ठीक है, उससे उसके मेडिसिनली इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स हैं, जो मेडिसिनली इंपॉर्टेंट उसके अंदर केमिकल हैं वो निकालने हैं, वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हमको बताती है भाई। ड्रग का एनालिसिस करना है कि भाई ये ड्रग कितना प्योर है, ठीक है, वो बातें हमको बता सकते हैं। इससे क्या बनेगा, इससे क्वालिटी कंट्रोल होगा कि जो आपके रॉ मटेरियल आए हैं आप उनका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, उस पर टेस्ट लगाएंगे केमिकल्स के साथ, उसकी रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा एनालिसिस, और उससे क्या बनेगा, क्वालिटी कंट्रोल रहेगा। फिर आइडेंटिफिकेशन, अभी हमने बात करी भाई एयरपोर्ट पे क्या करते हैं कि उनको मान लीजिए वो पकड़ लेते हैं कि ड्रग ट्रैफिकर्स हैं, ये ड्रग की तस्करी करते हैं, तो उनसे जो उनको सैंपल मिलता है वो उस पर टेस्ट लगाते हैं, फिर वो देखते हैं कि भाई कौन सा ड्रग है, ठीक है, कोकेन है, हीरोइन है, मॉर्फिन है, कौन सा ड्रग है। ठीक है ना, तो वो वैसे करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एंड प्योरिटी टेस्टिंग, इसमें क्या है, ड्रग की प्योरिटी टेस्टिंग भी होती है, भी 95% प्योर ड्रग है, ठीक है, कि कितना परसेंट प्योर है, 95% प्योर ड्रग है, उस हिसाब से। डेवलपमेंट ऑफ डोजेज फॉर्म्स, डोजेज फॉर्म बनाने में मदद होती है इसके अंदर। ठीक है, कैसे मदद होती है, अब भाई ऐसे मदद होती है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री तो हमको बताएगी। अब देखिए सारी चीजें किस पर डिपेंड करती है भाई, ड्रग का स्ट्रक्चर, ड्रग का जो स्ट्रक्चर है ना, सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है, ड्रग के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती हैं। तो जो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, ड्रग के स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, और जो उसकी रिसेप्टर पर बाइंडिंग होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, ड्रग के स्ट्रक्चर के ऊपर। और जो चीज ड्रग की स्ट्रक्चर की ही स्टडी कर रही है वो क्या है भाई, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, वो हम समझ गए यहाँ पर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और जैसे हमारा कोई फॉर्मुलेशन है, ठीक है, उसमें और एडवांसमेंट लाने हैं, ठीक है ना, और कोई जैसे मान लीजिए एक फॉर्मुलेशन आ रही है उसमें एक ही ड्रग है, तो केमिस्ट्री के साथ हम क्या करें, एनालिसिस करें, उसके ऊपर रिसर्च करें, ठीक है, और उसमें हम दूसरा ड्रग डाल दें, तो दूसरा ड्रग डालने से क्या हो सकता है भाई, वो पहले ड्रग का जो इफेक्ट है वो भी बढ़ा सकती है और भी फायदा हो सकता है। तो ठीक है, तो उससे क्या होगा भाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, नए नए क्या बनेंगे, नई नई कॉम्पोजिशंस मिलेंगी, नए नए डोजेज फॉर्म्स मिलेंगे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड रेगुलेटरी वर्क, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री यूज की जाती है। ठीक है ना, ये हम समझ गए। अब हम आगे देखें, ऑब्जेक्टिव्स क्या है भाई, ऑब्जेक्टिव्स देखें। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो क्या है ऑब्जेक्टिव्स, भाई पहले तो अभी प्रिपेयर करना, बनाना सेफ, इफेक्टिव एंड स्टेबल मेडिसिन, सब हम ये मानते हैं, सही बात है। टू अंडरस्टैंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स, ठीक है, क्या करना भाई, ड्रग की केमिकल प्रॉपर्टीज समझना, जैसे कि स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल हो गई, ठीक है, कि लिपिड सॉल्यूबल है या वाटर सॉल्यूबल है, ठीक है ना। फिर ड्रग की कंपैटिबिलिटी हो गई कि भाई पैरासीटामोल हम साथ में दे रहे हैं, तो अगला जो अगर हम ड्रग दें वो पैरासीटामोल के साथ कंपैटिबल होगा या नहीं, कहीं ये पैरासीटामोल के साथ वो रिएक्ट तो नहीं कर लेगा, ठीक है ना। तो ऐसी सब चीजें हमको ध्यान रखनी है। जैसे मान लीजिए हम एक ड्रग दे रहे हैं, नॉर्मली उसका बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं होता, जैसे मान लीजिए आयरन के सप्लीमेंट्स होते हैं, आयरन आयरन के सप्लीमेंट्स हम देते हैं, तो अगर इसके साथ हम एस्कॉर्बिक एसिड भी देंगे ना, एस्कॉर्बिक एसिड, तो इससे आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है ना वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये कैसे पता चला हमको, ये रिसर्च टाइम के साथ पता चला, कैसे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इसमें यूज हुई है। ठीक है, ये हम जान गए अब। फिर प्योरिटी, आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ये भी हमको, जैसे मान लीजिए कोई दवाई बनती है, ठीक है, जैसे कंपनी बोल देती है भाई हमारी तो दवाई है 500 mg की इसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, अब उन्होंने कह दिया, तो ऐसे मान थोड़ी जा सकता है, टेस्टिंग टेस्टिंग करनी पड़ती है उसके ऊपर, ठीक है। फिर जब उस पर टेस्टिंग लगती है तो फिर हमको पता चलता है कि हाँ भाई इसमें 500 mg है या नहीं है, ठीक है ना, ये हो गया। टू प्रिवेंट एडल्टरेशन एंड कंटामिनेशन, अब एडल्टरेशन यानी
मिलावट से बचना। अब हम सब जानते हैं कि भाई रॉ मटेरियल्स पे हम एनालिसिस कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा भाई, क्वालिटी कंट्रोल होगी। तो एडल्ट्रेशन क्या होगा, एडल्ट्रेशन नहीं हो पाएगी। एडल्ट्रेशन अगर हुई होगी तो हमको पता चल जाएगी। एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, मिलावट। ठीक है, कंटेमिनेशन होता है, कोई भी माइक्रोब या फॉरेन मटेरियल तो उसमें नहीं है। टू सपोर्ट फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है। ठीक है, और क्वालिटी एश्योरेंस क्या है भाई, प्रोसेस के दौरान ध्यान रखना कि क्वालिटी बनाई रहनी चाहिए। टू इंप्रूव पेशेंट सेफ्टी, इससे क्या है भाई, अभी हमने बात करी कि मान लीजिए दो ड्रग हम एक साथ दे रहे हैं, तो वो आपस में दोनों कंपेटिबल हैं या नहीं, कहीं आपस में बॉडी में जाकर रिएक्ट तो नहीं कर लेंगे। ठीक है ना, तो वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हमको बताएगी। तो उससे क्या होएगा भाई, पेशेंट सेफ्टी होएगी। थेराप्यूटिक एफिकेसी, अभी बात करी कि आयरन के साथ एस्कॉर्बिक एसिड दो, तो उससे क्या होगा भाई, थेराप्यूटिक एफिकेसी बढ़ी, एब्जॉर्प्शन बढ़ गया आयरन का। बस ये सब बताती है हमको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अब अगला आता है टॉपिक है जो एरर्स। एरर्स इन फार्मास्यूटिकल, क्या बोल रहा है भाई, एरर्स इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। एरर्स कौन से आते हैं, पहले तो एरर होता क्या है। एरर इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। देखिए सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, एक तो मान लीजिए क्या होती है, ट्रू वैल्यू, ट्रू यानी सच्ची वैल्यू। ठीक है, एक होती है मेजर्ड वैल्यू, जो हमने मापी है। ठीक है, ट्रू वैल्यू होती है और एक मेजर्ड वैल्यू होती है। ठीक है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जितना डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं एरर। ठीक है ना, समझ गए भाई। देखिए जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि ये सैंपल आपको दे रहा हूं मैं, ठीक है, उसमें से आपको मैं बोलूं कि इसमें से बताओ कि भाई इस सैंपल में ड्रग की कितनी कंसंट्रेशन है। ठीक है ना, तो आप बोलेंगे ठीक है, आप टेस्ट करके लाए, आपने बोल दिया सर इसमें है 450 mg ड्रग। ठीक है, तो आपकी मेजर्ड वैल्यू कितनी हो गई भाई, 450 mg। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि इसके अंदर 500 mg क्या है, 500 mg ड्रग है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, ट्रू वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू हो जाएगी। अब क्या बोला, एरर क्या है, एरर है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस। तो 500 और 450 में 50 mg का डिफरेंस है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एरर। 50 mg का एरर आया है भाई, आपकी जो एनालिसिस किया है ना आपने, उसमें 50 mg का एरर आया है, तो ये हो गया एरर। ठीक है, अब सोर्सेज ऑफ एरर बोल रहा है भाई, क्या है भाई, एक तो इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है। इंस्ट्रूमेंटल यानी अब हम मशीन यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको एनालिसिस करने को दिया है, तो आपके जो मेजरिंग सिलेंडर है उनका मेजरमेंट ठीक नहीं है, आपने बीकर को ले लिया मेजर करने के लिए, या आपका जो एनालिटिकल बैलेंस यूज करने का था आपने वो नहीं किया, आपने नॉर्मल बैलेंस यूज कर लिया। ठीक है, तो उससे क्या है, उससे क्या आएगा, एरर आएगा। तो उसको किस में डालेंगे भाई, इंस्ट्रूमेंटल एरर, कि भाई इंस्ट्रूमेंट के कारण क्या हुआ है, इंस्ट्रूमेंट के कारण इसके अंदर क्या आया है भाई, एरर आया है। ठीक है, आगे देखें, फॉल्टी और अनकैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट। अभी बात करी भाई, या तो हमारा जैसे आपने नाप लिया कि बीकर से नाप ली वॉल्यूम कि 1000 ml का बीकर है, तो आपने सोचा कि ये एक्यूरेट होता है, जबकि बीकर तो एक्यूरेट होता नहीं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क स्टैंडर्ड होती है। ठीक है ना, तो क्या होगा, एरर आ जाएगा। पर्सनल मिस्टेक्स बाय एनालिस्ट, अब आपने खुद ने क्या किया, मेजर करने में गलती कर दी। ठीक है, लिखा था कि भाई इसमें 10 ml डालना है अल्कोहल, 10 ml इथेनॉल डालना है, तो आपने क्या किया, आपने जल्दीबाजी में क्या किया, 8 ml ही डाला, तो उससे क्या होगा, एरर आ जाएगा। तो वो पर्सनल एरर में गिना जाएगा कि भाई आपकी गलती से आया है। मेथड, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड। अब भाई आपको एनालिसिस करने को दिया, ठीक है, तो वो एनालिसिस ऐसा है कि उसका या तो मेथड बहुत मुश्किल है या मेथड बहुत नया है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस नहीं है, तो वो किस में डालेंगे, मेथड में डालेंगे। ठीक है ना, उसको बोलेंगे हम मेथड एरर है। रिएजेंट, अब भाई आपने बोला कि हमने लिया मान लीजिए सोडियम क्लोराइड, नहीं सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। ठीक है, उस पे लिखी थी भाई स्ट्रेंथ है ये 50% की स्ट्रेंथ है। ठीक है, जबकि वो क्या हुआ, पड़ा पड़ा और उसके साथ क्या हुई, मिक्सिंग हो गई, उसकी स्ट्रेंथ रह गई थी 20% ही। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एरर आ जाएगा, रिएजेंट एरर में गिनेंगे उसको हम। ठीक है, एनवायरमेंटल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डस्ट। अब क्या हो सकता है भाई, कहीं कहीं जगह बहुत ठंड होती है,
तो रिजल्ट में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, कहीं कहीं जगह बहुत ठंड होती है तो उसमें क्या होता है, जो जैसे हीट करना है कहीं कहीं बोलते हैं कि हाई टेम्प, जैसे हमारे नॉर्मली 40 डिग्री टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो कुछ रिएक्शंस होती हैं जो 40 डिग्री सेल्सियस पर क्या दे देंगी, रिजल्ट देंगी। ठीक है, तो हमारे तो क्या होगा भाई, 40 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली है तो हमको तो हीट करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन कई जगह है जैसे अब ब्रिटेन है, वहां पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो वहां तो 40 डिग्री टेम्परेचर नहीं रहता, तो वहां कम रहता है, वहां 25-30 तक रहता है मैक्सिमम। ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको थोड़ा हीट करना पड़ेगा, और वो अगर हीट नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एरर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया भाई, एनवायरमेंट टेम्परेचर के कारण क्या हो गया, एरर आ गया। वैसे ह्यूमिडिटी अलग अलग होती है, साउथ की साइड में जाए तो ह्यूमिडिटी ज्यादा है, नॉर्थ की साइड में जाए तो ह्यूमिडिटी कम है। ठीक है, डस्ट, राजस्थान में रह रहे हैं तो डस्ट ज्यादा है। ठीक है, वहीं साउथ में जाएं तो डस्ट कम है। ठीक है ना, और अगर नॉर्थ ईस्ट में जाएं तो भी डस्ट कम है। बस ये समझ गए। फिर सैंपलिंग आता है, नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। सैंपलिंग क्या है भाई, 2 ग्राम सैंपल लेना था, आपने सैंपल कम ले लिया। ठीक है, या सैंपल कुछ और है, आप उस पर टेस्ट दूसरा लगा रहे हो, तो वो कैसा एरर आ गया, सैंपल एरर आ गया। ठीक है ना, तो क्या हुआ, इम्प्रॉपर मिक्सिंग। या तो क्या हुआ, सैंपल का आपको सॉल्यूशन बनाना था, वो आपने ढंग से मिक्स नहीं किया। ठीक है, आपने सॉल्वेंट गलत ले लिया जिसमें से हमारे सैंपल की सॉल्युबिलिटी ही नहीं है। ये गलती हो सकती है, ये एरर में आ सकता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एरर, कैसे टाइप्स होते हैं। अभी जो पहले बात करी वो थे सोर्स ऑफ एरर, ये अब आ रहे हैं भाई टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एरर, एक मिनट, टाइप्स ऑफ, सबसे पहले आता है भाई सिस्टमिक एरर, जिसको क्या बोलते हैं, डिटरमिनेट एरर्स। और डिटरमिनेट मतलब, सिस्टमिक एरर वो होते हैं जिनका हम अंदाजा लगा सकते हैं, रिप्रोड्यूसेबल एंड कैन बी करेक्टेड, मतलब इनका हम अंदाजा लगा सकते हैं और इनको हम ठीक भी कर सकते हैं। वहीं आते हैं अगला रैंडम एरर, इनडिटर्मिनेट, मतलब इनका हम पता ही नहीं लगा सकते। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल है। ग्रॉस एरर क्या होता है भाई, मेजर ह्यूमन मिस्टेक सच एज रॉन्ग कैलकुलेशन और लेबलिंग। ठीक है ना, अब ग्रॉस एरर में क्या हुआ भाई, आपने बोल दिया भाई 100 mg नाप लिया। ठीक है, 100 mg आपने कैलकुलेशन, आपने क्या करा भाई, मेजरमेंट ही गलत किया, वेइंग ही गलत कर दी, उससे एरर ही आएगा। ठीक है, या आपका इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है, और भी कई सोर्सेज से एरर आ सकता है। आगे देखें, एक्यूरेसी क्या है भाई, एक्यूरेसी, अब ये देखिए, ये समझने की बात है, जनरली इसमें शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में इसको पूछा जाता है भाई, डिफाइन कर दो एक्यूरेसी या प्रिसीजन को। ठीक है, या डिफरेंशिएट कर दो दोनों में। तो बात करें, एक्यूरेसी है इज द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। अभी हमने ऊपर बात करी, एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू, ठीक है, माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, उसको बोलते हैं हम एरर। ठीक है, एरर, चलो ये तो समझ गए। अब एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी है कि हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना पास आएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ट्रू वैल्यू है 100 और हमने नापा 99। ठीक है, तो हमारी एक्यूरेसी हो गई 99। यहां डिफरेंस की बात नहीं कर रहे, यहां बस देख रहे कितना पास ये आ रहा है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए अब आपको बोला है कि भाई हमारी जो ट्रू वैल्यू है वो 100 है। ठीक है, तो हमने 4 कैंडिडेट लिए जिन्होंने नापी 99, 98, 96, 95। ठीक है, और एक ने नापी 99.6। ठीक है, तो अब इसमें देखें कि भाई सबसे पास कौन सी वैल्यू है, तो 99.6 वाली सबसे पास है, तो ये क्या हो गई, सबसे एक्यूरेट हो गई। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी क्या हुई, सबसे हाई हो गई। ठीक है, अब भाई क्या है, अब है प्रिसिशन। प्रिसिशन इज द क्लोजनेस ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट्स टू ईच अदर। अब वापस वही एग्जांपल लेते हैं, 100 है ट्रू वैल्यू, नापा क्या 99, 98, 97, सॉरी 96। ठीक है, 99.7, 99.8। ठीक है, अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे प्रिसीशन में, कि भाई जो 1, 2, 3, 4, 5 ये वैल्यू हमने जो नापी है, ये आपस में इनके बीच में कितना डिफरेंस है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, प्रिसीशन। हम ये देखेंगे इसमें, इसमें हम देखेंगे प्रिसीशन के अंदर कि भाई 99, 98 ये हमारी वैल्यू है, 96 ये जो वैल्यूज हैं,
ठीक है, ये आपस में कितने पास हैं। ट्रू वैल्यू से मतलब नहीं है, यहां पर प्रिसीशन में ट्रू वैल्यू से अभी मतलब नहीं है। मतलब क्या है भाई, जो पहला मेजरमेंट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपस में कितने क्लोज आ रहे हैं। ठीक है, तो हम ये समझ गए। जैसे वापस देखते हैं एग्जांपल से समझे हम कि 100 ट्रू वैल्यू है, तो एक ने 99, 98, 97, 96, 95 ये नापा। ठीक है, नापा, ये नाप लिया। और एक ने कैसे नापा, बैच था 5 जनों का, उन्होंने नापा ये। ठीक है, फिर एक बैच अलग बनाया हमने, एक बैच था ए, एक बैच है बी। ठीक है, उसने नापा, बी बैच ने 99, 99, 99, 98, 99। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे भाई, कौन सा, मैं पूछूं आपसे कि भाई कौन सा ज्यादा प्रिसाइज है, प्रिसीशन किस में ज्यादा आई है। तो आप क्या बोलेंगे, सर बैच बी में ज्यादा आई है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यूज हैं वो सारी ज्यादा पास हैं आपस में। ठीक है, और अब मैं बोलूं आपसे कि भाई एक्यूरेसी बताइए किसकी ज्यादा है, तो भी इसमें बैच बी की ज्यादा है। ठीक है, चलिए मान लीजिए यहां होता 99.8, ठीक है, 99.8, 98, 97, 96, 95 ये होता। अब मैं इससे पूछता भाई प्रिसीशन बताइए किस में ज्यादा है, तो आप कहेंगे भाई सर देखो, वैल्यू जो आपने नापी है बैच बी वालों ने, वो आपस में उनके बीच में क्या है, वो ज्यादा पास है एक दूसरे के, तो प्रिसीजन तो इसमें ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब मैं बोलूं भाई एक्यूरेसी किस में ज्यादा है, तो आप देखेंगे अरे भाई ट्रू वैल्यू से 99.8 ज्यादा पास है। ठीक है, तो एक्यूरेसी किस में मिल गई, ए बैच में, लेकिन प्रिसीजन किस में मिला, बी बैच में। ठीक है ना, तो ये हम समझ गए एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बीच में डिफरेंस। आगे की बात करें, ये आ गया भाई, डिफरेंशिएट बता दिया। एक्यूरेसी मीनिंग क्या है भाई, क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू के कितना पास है। ठीक है, फिर प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन है भाई क्लोजनेस बिटवीन रिपीटेड वैल्यूज और रैंडम। ठीक है, क्लोजनेस बिटवीन रिपीटेड वैल्यूज। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद मिला है कि अफेक्टेड बाय एक्यूरेसी, किस क्या अफेक्ट, सॉरी क्या चीज एक्यूरेसी को इफेक्ट करती है। तो सबसे पहले क्या आएगा भाई, सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर अगर आएगा तो उससे क्या होगा, एक्यूरेसी अफेक्ट होएगी। ठीक है, एक्यूरेसी कम होएगी। ठीक है, एरर आने से क्या होता है, एक्यूरेसी कम होती है। ठीक है ना, प्रिसीशन क्या है, प्रिसीशन कम होता है रैंडम एरर आने से। ठीक है, तो अब भाई एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं तो सिस्टमेटिक एरर आ रहा है, मतलब इसमें हम ध्यान रख सकते हैं कि भाई हमसे कहां गलती हो गई। ठीक है ना, तो क्या हो गया भाई, एक्यूरेसी बढ़ाई जा सकती है क्योंकि इसमें किसके कारण आती है, सिस्टमेटिक एरर के कारण। लेकिन भाई प्रिसीशन बढ़ाने में दिक्कत आती है क्योंकि ये रैंडम एरर के कारण आती है। और रैंडम एरर वो एरर होते हैं जो हम, जिसको हम डिटरमाइन कर ही नहीं सकते, जिसको प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। इंपॉर्टेंस, एक्यूरेसी बताती है कि हमारा आंसर कितना करेक्ट है, और प्रिसीशन बताती है हमारे कितने कंसिस्टेंटली हम काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो बात करें एक्यूरेसी, यह बताती है भाई हमारा आंसर कितना सही आया है। कंसिस्टेंसी, प्रिसीशन क्या बताती है, कंसिस्टेंसी की भाई हम जो प्रोसेस कर रहे हैं, हमारा प्रोसीजर हम कितने अच्छे से निभा पा रहे हैं, वो बताती है कंसिस्टेंसी। ठीक है ना, अब आती है बात सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, आर मीनिंगफुल डिजिट्स इन अ मेजरमेंट। ठीक है, आर मीनिंगफुल डिजिट्स इन अ मेजरमेंट दैट इंडिकेट इट्स प्रिसीशन। ठीक है, समझ गए, ये क्या बोल रहा है, मीनिंगफुल डिजिट्स होते हैं मतलब जिनका कोई मतलब निकले। देखिए अब यहां पर रूल्स दिए हुए हैं, ऑन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। पहला रूल ही क्या कह रहा है, जीरो के अलावा कोई भी डिजिट होगा तो वो सिग्निफिकेंट माना जाएगा। समझ गए, ठीक है ना, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, जैसे क्या है भाई, ये क्या बोल रहा है, 99.707। क्या करेंगे, ये फिगर सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, और ये भी सिग्निफिकेंट है। तो जीरो किसके बीच में आया, दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आया, तो जीरो भी क्या सिग्निफिकेंट हो गया। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए इसमें, 5 हो गए भाई। ठीक है, आगे देखें, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरोस मतलब, लीडिंग का मतलब क्या होता है, सबसे आगे वाले। अब मैं लिखूं 0 1 या 0 0 0 1 या 1, तो आप क्या बोलेंगे भाई, 0 1 भी तो 1 ही है, 0 0 0 1 भी 1 ही है, और 1 तो 1 है ही है, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है।
ठीक है, केवल 1 सिग्निफिकेंट है इधर, समझ गए। ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। ट्रेलिंग जीरोस मतलब, ट्रेलिंग जीरोस की अगर बात करें, क्या बोल रहा है भाई, ट्रेलिंग जीरोस मतलब बाद वाले जीरोस आफ्टर डेसिमल्स। जैसे अगर लिखे हम 99.70, ठीक है, 000, ये हमने लिखा, तो क्या हो गया, ट्रेलिंग जीरोस मतलब, ट्रेलिंग जीरोस मतलब ये पीछे के जीरोस, जो टेल, ट्रेलिंग मतलब टेल वाले जो पीछे के जीरोस है वो, तो ये सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमको क्या बता रहा है कि भाई 99.70 है, ठीक है, 99.71 नहीं है, 99.72, 99.70 है, तो ये क्या है भाई, सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे भाई, ट्रेलिंग जीरोस, डेसिमल के बाद जो ट्रेलिंग जीरोस आते हैं वो क्या होते हैं भाई, सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अब हम, इंपॉर्टेंस इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या है, एंश्योर्स रिलायबल एनालिटिकल रिजल्ट्स। इंपॉर्टेंस क्या है भाई फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की, रिलायबल और एनालिटिकल रिजल्ट, सिग्निफिकेंट फिगर्स की इंपॉर्टेंस बताते हैं यहाँ पर। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में क्या इंपॉर्टेंस है सिग्निफिकेंट फिगर्स की, कि भाई जो रिजल्ट आया है वो रिलायबल है या नहीं, एक्यूरेट है या नहीं, वो पता चलता है। ड्रग की क्वालिटी और पेशेंट सेफ्टी, अब जितनी डिटेल्ड वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, ड्रग की क्वालिटी के बारे में पता चलेगा, उतना ज्यादा पेशेंट सेफ्टी के बारे में पता चलेगा। अब जैसे लिखा आता है, जैसे डेटॉल साबुन आता है, ठीक है, वो 100 नहीं लिखते उसको कि 100% जर्म किलिंग, क्या लिखते हैं 99.99%, ठीक है। तो वैसे देखा जाए राउंड ऑफ में तो ये 100 पे चला जाएगा, लेकिन लिखा कैसे है 99.99%, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, ये एक्यूरेसी बता रहा है, ठीक है। इससे पेशेंट्स को क्या लगता है, हाँ यार ये तो 100 के बहुत पास है, इसमें तो क्या होगा, इसमें तो पक्का माइक्रोब्स वो मार ही देगा, ठीक है ना। तो किसी भी अगर मेडिसिन को बोलो कि भाई 99.99% सेफ है, तो उससे क्या होगा भाई, पता चला ना, डिटेल पता चली ना कि 99.99% तक मतलब 100 ही हो गया, तो वो पेशेंट सेफ्टी के बारे में बताएगा। वैसे ही बोलूं कि 99.99% ड्रग प्योर है, तो वो ड्रग की क्वालिटी के बारे में बताएगा, ठीक है। आगे क्या, हेल्प्स कंप्लाई विद फार्माकोपियल स्टैंडर्ड। अब फार्माकोपिया के अंदर भी डेसिमल के 2-3 पॉइंट के बाद तक क्या दे रखे होते हैं, डिजिट्स दे रखे होते हैं, तो फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड्स के अनुसार भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारी बहुत मदद करते हैं, ठीक है। जैसे फार्माकोपिया में अगर स्टैंडर्ड है कि जो ड्रग की प्योरिटी है वो 95.9% होनी चाहिए, ठीक है, तो ये होनी चाहिए। तो अब ये क्या है भाई, और हमारा जो वैल्यू आया है वो आया है 95.8, ठीक है ना, 95.8 आई है हमारी वैल्यू। तो ये जो 0.8 है ये सिग्निफाई कर रहा है, ये सिग्निफिकेंट फिगर है, तो क्या आ रहा है भाई, हेल्थ कंप्लाई। तो अब हम क्या करेंगे भाई, हम बोल देंगे भाई हमारा सैंपल 95.8% ही प्योर है, जबकि फार्माकोपिया कहते हैं 95.9 होना चाहिए। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं ना कि भाई फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड से और हमारा जो सैंपल है उसका, और फार्माकोपिया का स्टैंडर्ड हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। रिड्यूसेस एनालिटिकल एंड कैलकुलेशन एरर्स, कैलकुलेशन के एरर कम करता है, ठीक है। आगे, ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 1 फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का लेक्चर 1 यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।